वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज रूम। एक बार फिर बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास की, जहां पर ये बात हुई कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं और वफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम फौरी ECL से निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी कायम कर दी गई है जो ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी। ताहाल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं मिला। JIT की सिफारिश पर 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। कि जो बहुत हुकूमत से वाबस्ता शख्सियात हैं उनका नाम है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी साहब की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तालपुर, वो मरकज़ी किरदार है उस स्कैंडल का जिसके ज़रिए अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में खर्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब होंगे, शहरयार आफरीदी होंगे, शहजाद अकबर साहब होंगे और इसके सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम हैं इनके मामले को रिव्यू करेगी, देखेगी, रोल देखेगी कि किसके क्या हैं और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। तो एक कमेटी कायम की गई है जो कि सारे मामले को देखेगी कि 172 अफराद के नाम जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का तवील इजलास हुआ। 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया, जिसमें यह फैसला किया गया कि जो अभी जो नाम हैं उनको फौरी तौर पर नहीं निकालना और जब तहरीरी फैसले आएंगे तो फिर ये नाम निकाल दिए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। टिका खान सानी, बताएगा एक तो ये मामला ज़ेर गौर था, मज़ीद किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी बिल्कुल, अगर आगाज़ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ही JIT बनाई थी और JIT ने तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ही की। उसके बाद JIT की रिकमेंडेशन थी इन तमाम 172 अफराद के नाम ECL में डालने के हवाले से हुकूमत से रजू किया गया और हुकूमत को सिफारिश की गई, जिसके बाद हुकूमत ने 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा तलब किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये ख़ास तौर पे कुछ नामों पे एतराज़ था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें वज़ीर आला सिंध, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को एक बाकायदा एक समात के दौरान ये ऑर्डर दिया। लेकिन वो ऑर्डर ज़बानी था कि कुछ नामों को निकाला जाए, जिसमें मुराद अली शाह का जिक्र किया गया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिक्र किया गया और कहा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मासूम है। उसके बाद चूँकि तहरीरी फ़ैसला अभी तक नहीं आया, काबीना ने भी ये फैसला किया था कि रिव्यू में जाएंगे और बाकायदा काबीना ही के इजलास में इन नामों को निकालने का हतमी फैसला किया जाएगा। और आज काबीना का इजलास हुआ जिसमें बाकायदा तौर पे फैसला तो किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन 2 ऑप्शन मौजूद हैं वफाकी हुकूमत के पास, उन दोनों ऑप्शंस को अवेल किया जाएगा। एक तो तहरीरी फैसला नहीं था और वफाकी काबीना ने इस पे सोचो विचार के बाद ये हतमी नतीजे पे पहुंची है कि तहरीरी फैसला आने के बाद बाकायदा नाम निकाले जाएंगे या फिर रखे जाएंगे बदस्तूर। उसके बाद तहरीरी फैसला आने के बाद ऑप्शन एक और भी मौजूद है कि वो रिव्यू में जा सकते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। इस हवाले से एक खुसूसी कमेटी 4 रुकनी जिसमें शहरयार खान आफरीदी, इसके साथ साथ फ़रोग नसीम, डॉक्टर फ़रोग नसीम जो कि वज़ीर कानून हैं, इसके साथ सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के मशीर बराए अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर, इनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि ये तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लें। इसके साथ साथ अगर देखें तो आज बड़े फैसले किए गए इस्लामाबाद का जो खान, उसके बारे में भी बताइएगा कि जो फैसला किया गया है कि बिजनेस सहूलत दफातर बनाए जाएंगे वो किस सतह पर होंगे, किस तरीके से होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, इस बारे में क्या फैसला हुआ आज?
जी, सबसे पहले तो ओवरसीज़ के लिए खुशखबरी है कि वफाकी हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि जितने भी ओवरसीज़ हैं उनकी जॉब्स के हवाले से चूँकि टैलेंट मौजूद है, ब्रेन ड्रेन हुआ, पाकिस्तान से लोग गए, उनको वापस लाने के लिए बहुत सारे इक़दाम हुकूमत कर रही है। और डुअल नेशनल्स को फैसला किया जाएगा किन किन इदारों में किस किस हैसियत से वो काम कर सकते हैं और किन इदारों में नहीं कर सकते। अब इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद कानून साजी की जाएगी, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, डुअल नेशनल हैं, तो कोई अदालती उन पर दबाव नहीं होगा, कोई हुकूमती दबाव नहीं होगा, वो कानूनी उनको बाकायदा अम्ब्रेला के अंडर होंगे वो सारे, और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उनको फ्राहम किया जाएगा। इसके अलावा वफाकी तरक्याती इदारे को बाकायदा इसका जो चेयरमैन है प्राइवेट सेक्टर से लेने का फैसला किया गया है। प्राइवेट कोई भी अहलियत का शख्स तो ओवरसीज को सहूलियात दी जाएंगी, बिजनेस कम्युनिटी को सहूलियात दी जाएंगी। ये तमाम फैसले भी ज़ेर गौर आया आज कैबिनेट इजलास में। टिका खान सानी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर आजम ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया है और PTI का मंशूर गरीब परवरी है। सूबाई हुकूमतों को कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज LPG की कीमतों का जायजा लें। वफाकी वज़रा मखदूम खुसरो बख्तियार और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि माजी की हुकूमतों का डाटा भी कुछ इस तरह ही है कि पहले 5 माह महंगाई हुई, हमारी हुकूमत में महंगाई सिर्फ 0.4% हुई, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आवाम पर बोझ नहीं डाला जाए। गैस बहरान का मामला था, लेकिन हमने उसको हल किया। मुल्क में बड़ी आबादी गैस से महरूम है। 63% लोग LPG इस्तेमाल करते हैं। देहातों में लोग लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं। महंगाई को कंट्रोल करने में सूबे भी अपना किरदार अदा करें। वफाकी काबीना के इजलास के बाद ये कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। नून लीग के वज़रा ने जिस जिस चीज़ पर हाथ रखा वो सब नुकसान में चली गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने चार्ज संभाला तो कर्ज नहीं था, लेकिन जब वजारत छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्ज था। मुल्क भर में 48 अरब की गैस चोरी हो रही है। मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेस के ऊपर होते हैं। 3 हुकूमतें मार्च 5, क्योंकि हमें 5 माह हुए हैं हुकूमत में आए हुए, तो हमने इन्फ्लेशन को देखना है कि 5 माह में पिछले 3 जो गवर्नमेंट्स आई उनके पहले 5 माह में क्या इन्फ्लेशन थी। और ये फैक्ट्स ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है कि मार्च 2008 से लेकर अगस्त 2008 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 14.1 से 25.3 तक इन्फ्लेशन बढ़ी कि मजमूई इन्फ्लेशन 11.2 बढ़ी। 1999 से अब तक जितने भी इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है, और यही वो फिगर्स हैं जिसके ऊपर स्टेट बैंक इन्फ्लेशन के फिगर्स तयन करता है, और बाकी आलमी मालियाती इदारे भी इसी फिगर्स को कोट करते हैं। तो अर्ज ये थी कि जब हमने देखा कि फैक्ट्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं और इससे असल पिक्चर क्या सामने आ रही है, ना कि जो एक बयानिया पेश किया जा रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर उनसे बात करते हैं। राना अफजल साहब, अब ये कहा गया कि तमाम ही हुकूमतों का अगर डाटा निकाला जाए तो हमें शुरू में महंगाई हुई, उसके बाद उस पर काबू पाया जाता है, और आप लोगों की जानिब से जो तनकीद होती है वो महंगाई के लिए हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पर राना अफजल साहब? देखें, अगर ये हुकूमत संजीदा है तो बजाय इसके कि जस्टिफिकेशन या उसके कोई जस्टिफिकेशन बनाएं कि महंगाई जो हुई है पहले भी हुई थी आज भी हो रही है, उसका हल बताएं कि इन्होंने करना क्या है। महंगाई जो हुई है ये रियल टर्म्स में हुई है और उसकी हकीकी वजूहात हैं। जो हकीकी वजूहात हैं उसमें आपका डॉलर 30% महंगा हो गया, जिससे आपका तेल महंगा हो गया रुपए में, आपके मुल्क के अंदर हर चीज नकलो हमल महंगी हो गई, बिजली के बिल महंगे हो गए, गैस पेट्रोल महंगा हो गया। ये सारी चीजें आपकी महंगाई में इजाफा करती हैं। जो घर अब 100 रुपए में बनता था आज वो 130 में बन रहा है, यकीनन उसका किराया भी बढ़ जाएगा। इसी तरह जिंदगी का हर शोबा महंगा हो गया और ये इनके आने के 7 महीने के अंदर हुआ है, और ये ऐसी चीजें हैं जो वापसी नहीं होंगी। हमारे सालों में सबसे बड़ी बात जो है कि अगर मुल्क में खुराक जो अंदरूने मुल्क पैदा होती है वो सस्ती हो जाए
तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10 साल में हाईएस्ट था। और यहाँ तक था कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस 1300 रुपए मन थी, जिम्मेदार की गंदम 1100-1200 में बिक रही थी, यानी कि सरकारी कीमत से सस्ती लोगों को मिल रही थी। अच्छा राना अफजल साहब, गैस के मामले पर बड़ा बरहम आज दिखाई दी और वही कह रहे थे कि मुल्क भर में 48 अरब की गैस चोरी हो रही है। वो शाहिद खान अब्बासी जो खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं, उन्होंने क्या किया गैस चोरी के लिए और गैस का जो बहरान है उसको हल करने के लिए? गैस चोरी हो रही है तो उसको पकड़ें। पहले बिजली चोरी हो रही थी, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज नहीं किया, हम इनके मिन्नतें करते रहे कि केपीके में सबसे ज्यादा बिजली चोरी है। अब ये हुकूमत में आए हैं, इनके सर पे पड़ी है, तो उन्होंने 8 लाख लोगों के ऊपर FIR काटी हैं। अगर ये FIR 4-5 साल पहले काटी होती तो क्या हम चोरी को पहले ना रोक लेते? इसी तरह से अगर अब इनको गैस की चोरी में नजर आ रही है तो आप उस गैस की चोरी के ऊपर मुकदमे बनाए, पकड़े उन चोरों को। कोई हुकूमत तो चोरी नहीं करवाती, लेकिन बात यह है कि अगर वो चोरी हुई, हमने तो गैस पाकिस्तान में खत्म हो गई थी, हमने इनको गैस के टर्मिनल बना के दिए, हमने दुनिया का सबसे सस्ता गैस की परचेज का मुआहिदा किया कतर के साथ, जिसके ऊपर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान को 600-700 मिलियन डॉलर का फायदा हो चुका है। इतनी सस्ती डील हमने की और इस तरह से गैस को पूरा किया। अगर वो चीजें हमने ना की होती तो आज पाकिस्तान, जो कि 70% गैस बाहर से आ रही है और 30% गैस पाकिस्तान की है, आज आपने एक जहाज वापस कर दिया तो एक बहरान खड़ा हो गया। आप देखें कि हमने कितना बड़ा मसला हल करके गए हैं। ये नाशुक्रे हैं। अगर ये दूसरी पुरानी साबका हुकूमतों को बुरा भला कह के अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अवाम बेवकूफ नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वही कह रहे थे कि अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद किया जाए, अमली इकदाम जो किए गए हैं उसके बारे में आगाह किया जाए। हम बात करेंगे सुई सदर्न गैस कंपनी की, जिसने इमरान फारूकी को कायम मकाम MD तैनात कर दिया है और जरा ये बताते हैं कि कई नामों पर गौर के बाद कायम मकाम MD के लिए इमरान फारूकी का नाम फाइनल किया गया है। वजीर आजम ने मुल्क में बदतरीन गैस बहरान पर सुई सदर्न के जो MD हैं उनको हटाने का ऐलान किया था। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे और ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा, इमरान फारूकी को कायम मकाम MD बना दिया गया है, इनके बारे में कुछ बताइएगा मजीद। जी, SSGC ने इमरान फारूकी को कायम मुकाम जो है वो MD तैनात कर दिया गया है। आज जो है हंगामी इजलास हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो पिछले 4.5 साल हो रहे हैं अमीन राजपूत, उनको जो है जो SSGC का जो बदतरीन बहरान था उसके बाद उनको फारिग किया है। इजलास में जो है वो 2 सीनियर मैनेजर थे और एक जो है DM का नाम शामिल थे, जिसमें इरफान जफर थे, सैयद रिजवी थे, मोहम्मद वसीम थे, इमरान फारूकी का नाम शामिल था। और इमरान फारूकी को नया कायम मुकाम MD जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और अब जो भी इस वक्त सूरत ये है कि जब इस वक्त गैस की शॉर्टेज है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, तो बलूचिस्तान में उनका ये नया इम्तहान होगा कि वो किस तरह इस शॉर्टेज पर जो है इंडस्ट्री को, पावर प्लांट को और जो डोमेस्टिक सार्फिन है उनको जो है वो गैस की फराहमी पूरी कर पाते हैं। जी ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। SSGC ने इमरान फारूकी को कायम मकाम MD तैनात कर दिया है। और जब साबका दिनों में हमने देखा था कि गैस बहरान हुआ था, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने ये फैसला किया गया था कि सुई सदर्न गैस के जो डायरेक्टर हैं, MD हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो इस पर हमें अपडेट कर रहे थे काशिफ मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान फारूकी को अब कायम मकाम MD तैनात कर दिया गया है। और अब बात करेंगे, एक अच्छी खबर सामने आई कि कराची के समंदर से तेल निकालने के लिए आज से खुदाई का काम शुरू होगा। एक्सॉन मोबिल आइंदा 24 से 48 घंटों में ड्रिलिंग का आगाज करेगा और ड्रिलिंग के लिए जहाज कराची के समंदर में लंगर अंदाज भी हो गया है। समंदर के 230 किलोमीटर के अंदर पहली बार ड्रिलिंग होगी और कोशिश की जाएगी जहां पर तेल की खोज आज से शुरू होगी। तो कराची के समंदर से तेल निकलने के कवी इम्कान है। रिसर्च की गई जिसके बाद ये पता चला कि यहाँ से तेल निकल सकता है, जिसके बाद एक्सॉन मोबिल यहाँ पर अपना जहाज लेकर आई है। आइंदा 24 से 48 घंटों में ड्रिलिंग का आगाज होगा और तेल निकल आया तो यकीनी तौर पर मुल्क के लिए चांदी हो जाएगी और मुल्क की मईशत को खासा इस्तेहकाम मिलेगा। उम्मीदें बहुत हैं, दुआएं भी बहुत की जा रही हैं कि यहाँ से तेल निकाला जा सके। तो ड्रिलिंग का जो आगाज है वो आज से किया जाएगा। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महमूद मौलवी साहब, कितने % चांसेस है यहाँ से कि तेल निकल सकता है और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये? देखिए, एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं कि चांसेस जो है
दुनिया में जब ड्रिलिंग करते हैं तो 6 से 7% के ऊपर लोग ड्रिल कर लेते हैं और ऑयल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारे पे यहाँ पे जो सर्वे हुआ है इसमें 21% से ऊपर है, तो काफी अच्छे चांसेस हैं। 21% का मतलब ये है कि 75%, 70 से 75% चांसेस हैं कि जी तेल यहाँ पे मिलेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो तेल और गैस निकलेगा ये 50 साल तक चलेगा। 50 साल तक के गैस तेल के ज़खायर मिल सकते हैं। और फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस कितना होता है मौलवी साहब? देखिए टाइम तो इसमें अलग अलग है, मगर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने के अंदर ये चीज कंफर्म हो जाएगी 100%, क्योंकि जब ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी कि भाई तेल जो है मौजूद है, तो वो जो है वही हमारे लिए बहुत खुशाइन बात होगी कि एक दफा ये हो गया 100% है तो फिर निकालने का तो उसमें टाइम लगेगा, मगर फिर चीजें एकदम चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। महमूद मौलवी साहब, इससे मुल्क की मईशत को कितना इस्तेहकाम मिलेगा? जब तेल का जखीरा अगर यहाँ से निकल आया तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए ओवरऑल तो मैं कहूँगा इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ये तेल का जखीरा निकल आया तो हमारे जो डेफिसिट की बात कर रहे हैं ये तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप 40-50 साल पहले सऊदी अरेबिया और इन मुल्कों को देख लें जहाँ पे तेल निकला है कि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। यकीनी तौर पे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और इस सिनेरियो को तब्दील होने में अगर वाकई तेल निकल आया तो कब तक पता चल सकेगा महमूद मौलवी साहब के यहाँ से तेल निकल सकता है, यहाँ पर तेल के ज़खायर मौजूद हैं? ड्रिलिंग के अमल को कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह मेरे हिसाब से अल्लाह का तरफ से जो है ना ये एक तोहफा होगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। उसकी वजह से ज़खायर तो बहुत हैं, ठीक है ना, और सिर्फ ये है कि टाइमिंग क्या है कि कितना टाइम लगेगा। महीने 1.5 महीने में इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। यकीनी तौर पर महीना 1.5 महीने का अरसा है और इस ड्रिलिंग का आगाज़ हो जाएगा। पहली दफ़ा समंदर के 230 किलोमीटर के अंदर पहली बार ड्रिलिंग होगी। काशिम मुनीर ब्यूरो इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। काशिम मुनीर बताइएगा, अब ये जो कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग का आगाज़ होगा 24 से 48 घंटे में, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, इस हवाले से जो मदर रिग है वो पहुंच गया है, उसके साथ उसके जो सप्लाई वेसल्स हैं वो मौजूद है, लंगर अंदाज हो गए हैं और अब सिर्फ जो है ड्रिलिंग का बाकायदा आगाज़ होना है। इस हवाले से जितनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतजाम चेक कर लिए गए हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो महमूद मौलवी साहब ने बताया कि महीने से 1.5 महीने लगेगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई तक जो है वो ड्रिलिंग से पहली खबर आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहराई में ड्रिलिंग बढ़ती जाएगी उतना इसमें टाइम बढ़ता जाएगा। तो जो मिनिमम अगर हम टाइम रखें तो वो 1.5 महीना है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 महीने तक सूरत हाल जा सकती है। तो ये ड्रिलिंग के बाद पता चलेगा कि कितनी जो है गहराई पर तेल और जो है वो गैस के ज़खायर मिलते हैं। जी, तो ये भी बताइएगा कि अब यकीनी तौर पर तैयारियां कर ली गई और ये कहा जा रहा है काशिम मुनीर कि पहली बार होगा कि 230 किलोमीटर के अंदर ड्रिलिंग होने जा रही, तो 1 महीना 230 किलोमीटर ड्रिलिंग के लिए दरकार होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 230 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर इन्होंने सैटेलाइट से और दीगर चीज़ों से चेक किया था कि यहां पर करनी है, क्योंकि तमाम चीज़ों की इन्होंने पहले इसका रिसर्च किया है। जो ये 230 किलोमीटर का एरिया, ये कोस्ट लाइन से यानी हमारे साहिल से लेकर समंदर का 230 किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये जहाज लंगर अंदाज हुए हैं, यानी जो मदर जो रिग शिप है वो और उसके साथ जो उसके सप्लाई वेसल्स हैं। तैयारियां जो है वो मुकम्मल इस लिहाज से है कि तमाम जहाज और तमाम चीज़ें अमला तैयार है। जैसे ही ड्रिलिंग का आगाज़ होगा तो ड्रिलिंग के आगाज़ के लिए जगह का जो तयन है वो कर लिया गया है। इसी मुकर्ररा जगह पर जहां से की निशानदेही की गई है यहां पर ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और ड्रिलिंग शुरू होने के मिनिमम टाइम जैसे महमूद साहब ने बताया कि 1 से 1.5 महीना है। इसको अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो 2 से 3 महीने के अंदर ये तमाम चीज वाजे हो जाएगी कि कितना तेल है, कितनी गैस है। ये तमाम सूरत हाल वाजे होने में कम से कम 1.5 महीना और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लग सकते हैं। जी, तो ओवरऑल इसका जो फ़ायदा है, जो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे वो किस तरीके से मुंतकिल होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर और बेहतरी किस तरीके से आएगी फिर काशिफ? देखिए जी, इसका सबसे बड़ा अहम मसला पाकिस्तान का
इंपोर्ट बिल है, यानी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो सबसे बड़ा मामला है, जो हमें सबसे ज्यादा पैसे डॉलर्स की शक्ल में देने पड़ते हैं, यानी हमारा जो ज़र मुबादला का मामला आता है जब हम ऑयल बिल अदा करते हैं। अभी अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट ने भी जो सऊदी अरब से और यूएई से जो ऑयल लिया है उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि अगर हमारा अपना ऑयल निकलता है और अपनी गैस निकलती है तो ना सिर्फ हमारा बड़ी तादाद में ज़र मुबादला बचेगा, इसको तमाम यहीं से जो है तेल जो है पूरे मुल्क को सप्लाई किया जा सकेगा। तो ये सबसे अहम बात यह है कि जो कसीर तादाद में ज़र मुबादला जाता है, अगर ऑयल और गैस निकल आती है तो हमारा कसीर जो ज़र मुबादला बचेगा। बड़े ज़खायर मौजूद हैं काशिम मुनीर के, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पूरे मुल्क को तेल की सप्लाई हो सकती है यहाँ पर, जो अभी प्रेडिक्शंस हैं। जी, जो इस बात से अंदाजा लगा लें कि अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में जो जहां पर ड्रिलिंग की जाती है वो उससे कहीं ज्यादा फोरकास्टिंग के लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि यहां पर जल्दी निकल आएगा। अब रिजर्व कितने निकलते हैं, अर्ली स्टडी अर्ली एस्टिमेट्स तो बता रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट हैं यहाँ पर। अब ये तमाम सूरत हाल कौम को भी दुआ करनी चाहिए ये हमारे मुल्क के लिए कि यहाँ से ऑयल और गैस के रिजर्व निकले, ताकि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमें हर महीने एक कसीर तादाद में ज़र मुबादला देना पड़ता है, उससे हमारी काफी हद तक जो हमारे लिए अच्छी खबर आ सकती है। जी यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया काशिम मुनीर, आपने हमें अपडेट किया। ड्रिलिंग का आगाज हो रहा है और आप देख भी रहे हैं ये मनाजिर, जहां पर अब 230 किलोमीटर के अंदर ड्रिलिंग की जाएगी और दुआ यही है कि यहां से तेल और गैस के ज़खायर निकल सकेंगे ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी आ सके। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पब्लिक न्यूज़ रूम हमारे साथ रहिए। में हूती बागियों ने फौजी परेड पर ड्रोन हमला कर दिया और हमले में यमनी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, इंटेलिजेंस सरबरा और गवर्नर जख्मी हो गए हैं। हमले में फौजियों समेत 6 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। हमला अल-अंदा एयरबेस पर किया गया है जहां पर फौजी परेड हो रही थी, जिसके ऊपर ड्रोन हमला किया गया। طايرة مسيرة طايرة صورتها نحسبها تبعنا طيارة आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले निजी स्कूल्स को 20% फीस कम करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि अदालती फैसले की तस्दीक बर्दाश्त नहीं है, उनका ट्रायल होगा, छुट्टियों की फीस भी वापस करें। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा छुट्टियों की फीस वापस की तो स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा बंद हो जाने दें ऐसे स्कूल्स को जो छुट्टियों की फीस वापस करने से बंद होते हैं। आप अदालत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने FIA को हुक्म दिया कि मालूम करें कितने स्कूलों ने छुट्टियों की फीस वापस नहीं की। अदालती निशानदही से पहले FBI सोता रहता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दस्तावेजात निकालें जिसमें एक स्कूल डायरेक्टर 85 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस ने बताया कि एक डायरेक्टर की सालाना तनख्वाह 12 करोड़ 30 लाख रुपए है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले एक स्कूल डायरेक्टर 10 करोड़ रुपए सालाना ले रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की फाइनल समाअत के बाद अमल दरामद बेंच बनाएंगे। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा तो कितने % ये स्कूल हैं जो कि फ़ी वापस नहीं कर रहे हैं और अब क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी रमशा, बिल्कुल। एक तो आज जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों में जो कमी से का मामला था, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत की है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर वाज़े तौर पर यह हुक्म दे दिया है कि, और उसी हुक्म को रिपीट किया है कि ऐसे मुल्क भर के तमाम ऐसे स्कूल जो कि 5000 रुपये से ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं वो अपनी स्कूल की बच्चों की स्कूल की फ़ीसों में 20% जो है उसकी कमी के पाबंद होंगे। और इसका इतलाक़ मुल्क भर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर होगा, तमाम निजी स्कूल्स पर होगा। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस हवाले से जो स्कूल भी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बाज़ ऐसे स्कूल हैं जो जिनकी जानिब से ये बच्चों के वालिदैन को कहा जा रहा है कि हम स्कूल बंद कर देंगे, या हमने अपने म्यारी तालीम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने तनकीद की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यानी फ़ीसों में कमी के फैसले के बाद हम अपना म्यार बरकरार नहीं रख सकते। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसे स्कूलों की भी फहरिस्त दी जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज इस सिलसिले में एक अमजद भट्टी ये भी बताएगा इदारों के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए कि FBI पहले सोता रहा और FIA को कहा गया है कि जरा पता करें कि कौन कौन से स्कूल्स हैं जिन्होंने वापस नहीं किए फ़ी और फ़ी स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं की।
आज बिल्कुल आज FBR के नुमाइंदे भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि बताया जाए कि इन स्कूलों के ज़िम्मे कितना टैक्स है। तो बताया गया कि 1.2 अरब रुपए जो है वो इन प्राइवेट स्कूलों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स है और उनकी वसूली के लिए हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना था कि FBR के हुकाम जो हैं टैक्स वसूली के लिए तो की मद में तो कोई कार्रवाई नहीं करते, पूरा साल सोए रहते हैं। अदालत की जानिब से जब कोई हुक्म दिया जाता है तो फिर ये होश में आते हैं। एक चीफ जस्टिस ये भी कहा कि ऐसे तमाम स्कूलों की फहरिस्त उसकी तफसील जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाए जिनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स है। क्योंकि ये भी मामला सामने आया कि लाहौर की एक स्कूल की डायरेक्टर की बात हुई कि 85 लाख रुपए माहाना वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसके अलावा 2 और उनके जो इस हवाले से ये भी बात सामने आई कि एक तो डायरेक्टर जो है सालाना 8 करोड़ रुपये और दूसरे सालाना 12 करोड़ रुपये। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि खुद तो लाखों के हिसाब में तनख्वाहें ली जा रही हैं लेकिन तालीमी सहूलियात की जो फरहमी का मामला है वो बिल्कुल सिफर है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे जो पैसे बटोरे जा रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो है बच्चों को तालीमी सहूलियात बिल्कुल भी फराहम नहीं की जा रही। अब अदालत ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम अदारे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल दरामद नहीं कर रहे उनकी फहरिस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उनकी तफसील दी जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटाया नहीं है बल्कि कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फीसों में कमी का मामला है इसके लिए हम एक अमल दरामद बेंच भी बना रहे हैं जो कि इस मामले का जायजा लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किस स्कूल ने फीसों में कमी नहीं की। वालिदैन की क्या मुआवरत मांगी गई कि वो भी आगाह कर सकते हैं कि इन स्कूल्स में कमी नहीं हो, वो बड़े बेहतर तरीके से मुआवरत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वालिदैन के हवाले से भी ये चीज़ जो है कहा गया है कि जो सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी नुमाइंदे होते हैं वो भी आज अदालत में पेश हुए और इस हवाले से ये बावर कराया गया, कहा गया है कि ऐसे तमाम जो पेरेंट्स जो हैं जिन्हें इस किसी भी स्कूल के हवाले से उनकी दाद रसी नहीं की गई या स्कूल की जानिब से अगर उन्हें किसी किस्म की परेशानी के सामने आए तो वह सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह करें ताकि बाद में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इस फैसले पर इतलाक के लिए जो खुसूसी अमल दरामद बेंच बनाएगी वहाँ पर तौर पर आगाह कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि कौन से स्कूल अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और फीस स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं कर रहे हैं। अमजद भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ और ड्राइवरों को हिरासत करने के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। ट्रैफिक पुलिस से मुदाखलत करके स्कूल और सिलेंडर्स निकालने के लिए CNG का अमल रोक दिया है और पुलिस की यकीन दहानी के बाद ड्राइवर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। तफसील जानेंगे तनवीर मुनीर की रिपोर्ट में। कराची में चलते फिरते बम के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन, कार्रवाइयों के खिलाफ स्कूल वैन मालिकान का रिएक्शन। कराची में चलते फिरते बम के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आई तो स्कूल वैन एसोसिएशन ने शहर भर में हड़ताल कर दी। स्कूल वैन मालिकान का कहना है CNG सिर्फ स्कूल वैन में नहीं बल्कि दीगर गाड़ियों में भी इस्तेमाल की जाती है, तो फिर स्कूल वैन मालिकान के खिलाफ तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ बंद की जाए। हमारे मसले CNG के हमारे मसले हल किए जाए और हमें CNG सिलेंडर वापसी किया जाए। सब स्कूल पे बच्चे उठाएंगे लेकिन इनकेस अगर कल को भी हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम दोबारा खड़ी होती है तो लिहाजा हम दोबारा एहतजाज करेंगे। स्कूल वैन ड्राइवर्स ने मना किया तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए वालिदैन की दौड़ें लग गईं। कोई अपने बच्चों को मोटरसाइकिल तो कोई रिक्शे में लेकर स्कूल पहुंचा। मुश्किल ही हो रही है, जाहिर है अब सुबह सुबह उठ के आना पड़ रहा है, खुद छोड़ना पड़ रहा है। कल ऐलान कर दिया कि जी बच्चों को लेने नहीं आएंगे और बच्चों का पेपर है, इस वजह से काफी मुश्किलात हो रही है हमें। स्कूल वैन एसोसिएशन के एहतजाज के बाइस बच्चे भी परेशानी का शिकार नजर आए। वैन नहीं आ रही है और पेपर है हमारा और वैन नहीं आती है, मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ। और वैन वाला सुबह कॉल करके कहता है कि आज सुबह वैन नहीं आएगी क्योंकि CNG वालों की स्ट्राइक है। दूसरी जानिब DIG ने अफसरान को सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शहर में CNG और LPG लगी स्कूल वैन के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाएगा। तो इसी पर बात कर लेते हैं। तनवीर मुनीर हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर मुनीर, बताइएगा, ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे थे कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर भी बात हो रही है कि उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सारा CNG सिलेंडर्स पर ही चल रहा है, बात तो उनकी भी बजाय, उसके लिए क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं शहर में? देखिए, उस हवाले से तो कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है और ये कैंपेन स्टार्ट होती है मोटरवे पुलिस की जानिब से जो 2 से 3 दिन जारी रहती है। मगर अब जो है सूरत हाल ये है कि ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से सुबह 7 बजे अनाउंस किया गया था कि सदर लकी स्टार जो वहाँ मखसूस कुछ स्कूल हैं बड़े स्कूल हैं, तो वहाँ की एसोसिएशन बनी थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो सड़कों पे गाड़ियां नहीं लाएंगे और हड़ताल करेंगे। इस बिना पे आज जो है देखने में ये आया कि 8 बजे जो है वो ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से ड्राइवर्स जो है
वो वहां पहुंचे, उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिसपे जो है वो माशी कत्ल बंद करो और CNG के खिलाफ जो है जो कार्रवाई चल रही है इस हवाले से बहुत सारी बारात जो है वो लिखी हुई थी। ताहम वहाँ जो है वो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। उसके बाद जो है पैदल मार्च करते हुए ये वहाँ से कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। कराची प्रेस क्लब पहुंचने के बाद जो है वहाँ उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताहम इसी दौरान वहाँ के DSP हैं कंवर आसिफ, उनकी जानिब से जो है वो एक पैगाम जो है वो DIG ट्रैफिक तक पहुंचाया गया है कि फौरी तौर पे इनकी कार्रवाई जो की जा रही है शहर भर में, जो गुज़िश्ता 4 दिन से मुहिम चल रही है। क्योंकि प्रीवियस वाक़े का अगर थोड़ी सी डिटेल बता दे तो उसमें औरंगी टाउन के इलाके में आज से 4 दिन पहले सुबह सवेरे जो है वहाँ जो हाईरूफ थी जो बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी उसमें पुरस्कार तौर पे आग लगी थी। और उसके बाद जो है कहा यह जा रहा था कि ये LPG और CNG सिलेंडर की वजह से लगी, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि उसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था। ताहम वहाँ एहतजाज के बाइस जो है फिर वहाँ से पैगाम रसाई आई है कि फौरी तौर पे शहर भर में जो लेकिन तनवीर मुनीर, हमने देखा था कि ये वाकया हुआ, उसमें जो भी चीज सामने आई आपने यकीनन बताई, लेकिन एक और मामला है कि इससे पहले भी कहा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से कि जो CNG सिलेंडर्स लगे हुए हैं जो कि उनकी जो डेट ऑफ एक्सपायरीज हैं वो भी चेक नहीं होती हैं, तो ये चलते फिरते बम है ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्कूल वैन्स के अंदर तब भी कार्रवाइयाँ होंगी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। आज भी अब कहा गया है कि जनाब अभी नहीं निकालेंगे इन CNG सिलेंडर्स को, तो फिर कैसे इस पर अमल दरामद होगा? देखिए इस हवाले से जो है जिला कोरंगी के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इदारा है HIDP, वहाँ पे बाकायदा तौर पे सिलेंडर जो है उनको चेक किया जाता है और ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 दिन होता है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये अहकामात जो है वो ड्राइवर्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कराची से मुल्क भर में जाने वाली बसेस कोचेस सिलेंडर यूज कर रही है तो वहाँ उनको ये कहा गया था फौरी तौर पे जो है वहाँ जाके सिलेंडर चेक करवाएं। और इसके साथ साथ वहाँ पे जब सिलेंडर चेकिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है, अगर रिजेक्ट होता है तो बाकायदा तौर पर ड्राइवर्स को बता दिया जाता है कि सिलेंडर नाकारा है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, आप नया सिलेंडर ले लें। और अगर सिलेंडर जो है वो पास हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आज देखने में ये आया, लेकिन बात वही आ गई कि कितने ड्राइवर्स उस सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं नहीं जाते, और अगर अब कहा गया दोबारा कि वो सर्टिफिकेशन करवा लें तो यकीनन ये एक अहम इकदाम होगा। बहुत शुक्रिया तनवीर मुनीर, आपने हमें अपडेट किया। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद इशूज़ के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन प्रोग्राम पब्लिक न्यूज रूम। बात करेंगे कराची में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की, जो कि आज भी जारी रहा। लियाकताबाद में फिरदौस सिनेमा के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई आज भी की गई और ठेले पथारे होटल्स का सामान केबिन और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। उधर ऑपरेशन के बाद शहर भर में मलबे के ढेर भी लगे हुए हैं जिन्हें उठाने का काम जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तजावुजात ऑपरेशन के बाद शहर भर में मलबे के ढेर। ऑपरेशन की बाकियात मुख्तलिफ हादसात का सबब बनने लगी। मुताल्लिका महकमे की कोताही मासूम जान ले गई। कोरंगी में कचरा चुनने वाला अफगानी बच्चा खामोश मौत से बेखबर। सरिया निकालते हुए छत का टुकड़ा गिरने से मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया। कोरंगी में 2 रोज कबल तजावुजात ऑपरेशन में दुकानें मस्मार हुईं। मस्मार दुकानों की टूटी छतों से निकला सरिया मौत का बाइस बनने लगा। मस्मार दुकानों की अधगिरी छतें खतरा बन गईं। तो ऑपरेशन जारी है कराची भर में तजावुजात के खिलाफ। कहीं मलबे के ढेर लगे हुए हैं, कहीं मजीद इमारतों को और जो दुकानें हैं पथारे उन पर ऑपरेशन किया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल खान बताइएगा, इस वक्त कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ मलबा उठाने का काम जारी है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कराची भर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। आज भी जो है कराची भर में ऑपरेशन किया गया तजावुजात के ख़िलाफ़, जहां पर जो है गैर कानूनी दुकानें थी, उसके अलावा जो नालों पे जो है दुकानें बनी थी उनको मस्मार किया। आज लियाकताबाद, उसके अलावा कोरंगी, गुलशन इकबाल और जो है ओल्ड सिटी एरियाज़ में जो है जो तजावुजात थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन आज किया गया। और जो पथारे दोबारा लग गए थे उनके ख़िलाफ़ भी जो है आज ऑपरेशन किया गया। और तमाम जो तजावुजात थी उनको जो है ख़ात्मा करने के लिए एक अहम किरदार जो है वो इंसदाद तजावुजात सेल कर रहा है। लेकिन जो बड़ा अफसोस की बात यह है कि कराची भर में तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का
जो है आगाज़ तो किया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है तजावुज़ात के मसमार के बाद मलबा वहीं पर मौजूद है। आज इस मलबे की वजह से एक इंसानी जान का ज़िया भी कुरंगी 5:30 के करीब जो है गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ कबल एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें मुतादिद दुकानें यहाँ पर मसमार की गई थी, लेकिन मसमार करने के बाद यहाँ पर मलबा जो है ऐसा ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। बिलाल खान के मलबा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमने देखा था कि कुछ दिन पहले भी 2 बच्चे उस मलबे के तले दब गए थे, जख्मी हुए थे, बच्चा बाहर आ गया था। आज एक बच्चा जाँ बहक हो गया। तो मलबे की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको उठाने के लिए क्या काम हो रहा है जल्द से जल्द? जी बिल्कुल, देखें जो है महकमा बल्दियात की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि कराची भर में जो मलबा है उसको उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये गुज़श्ता 5 रोज़ कबल इस कुरंगी 5:30 के करीब एक ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानों को मसमार किया गया था, लेकिन इस दुकानों को मसमार करने के बाद यहाँ पर मलबा जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उठाने वाला कोई नहीं है। हमारी जो है महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल के डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया है और वहाँ पर मलबा उठाने का काम किया जा रहा है, और कुरंगी के इलाके में गुज़श्ता 2 रोज़ से कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, और जो ऑपरेशन किया गया उसका मलबा भी जो है वो जल्द अज जल्द उठा लिया जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि कराची में जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ऑपरेशन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। कराची को संवारने के लिए तमाम इदारे एक स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन इस जो इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कार्रवाइयों के बाद मलबा यहीं जो है वो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को भी लेकिन बिलाल खान यहाँ पर मामला ये भी था कि महकमा बलदियात की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि उन्हें प्रॉपर फंड्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है मलबा उठाने का काम जो है वो ख़ास तौर पर मुतासर हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ मंगाई जा रही हैं जो कि जिनके लिए किराया भी दिया जा रहा है, तो फंड्स नहीं है जिसकी वजह से मलबा उठाने में ताख़ीर हो रही है। फंड्स का इजरा हो गया? जी बिल्कुल, देखें फंड्स नहीं हैं और हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन जो इंसदाद तजावुज़ात सेल को एक प्लानिंग के तहत जो है यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहिए। अगर जो है इनके पास वसाइल नहीं है तो कराची के मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में ऑपरेशन इन्हें नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इनको फंड्स मिल रहे हैं उसी जगह पर जो है एक जगह को जो है वो जो है चूज़ करने के बाद जो है वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जाते हैं, तो जो नालों पे दुकानें बनी हुई उनको मसमार कर दिया जाता है और मलबा वहीं जो है वो छोड़ दिया जाता है। एम्प्रेस मार्केट में जैसे ऑपरेशन किया गया वहाँ पर तमाम जो है मलबा हटाया गया, तो एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की गई, प्लानिंग के तहत जो ऑपरेशन किया गया और मलबा वहाँ पर हटा दिया गया। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कोई प्लानिंग जो है वो इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से नहीं की जा रही, जहाँ दिल करता है पहुँच जाते हैं। तो यही मामला है कि जो इंसदाद तजावुज़ात जो ऑपरेशन भी हम एक तो देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन दोनों जानिब हमांगी भी नहीं है, जिसकी वजह जो सारी कंट्रोवर्सी है वो ये क्रिएट हो रही है कि मुश्किलात अवाम को भुगतनी पड़ रही हैं। सारा मसला यही है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद मलबा नहीं उठाया जाता, और आज अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि एक 6 साला बच्चा उस मलबे तले आकर जाँ बहक भी हो गया। बहुत शुक्रिया बिलाल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्टेट बैंक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जारी करने से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक अकाउंट्स के होल्डर का डाटा नहीं रखता, अकाउंट्स होल्डर की तफसीलात बैंक मुताल्लिका एजेंसीज को बराह रास्त देते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, तफसीलात बताइए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी करने के हवाले से जो है खबर तरदीद की है। उनका कहना यह है कि स्टेट बैंक ना तो बैंकों के खातेदारों का डेटाबेस रखता है और ना ही मुतलका मवाद जो है या रिकॉर्ड जो है वो किसी को देता है। उनका कहना यह था कि जो तर्जुमान ने जो अपने एलामी में बताया है कि जुलाई 2018 में इलेक्शन कमीशन के राब्ते करने पर स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत की थी कि मज़कूरा जो डाटा है वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को मुकर्ररा तारीख के अंदर भेज दिया जाए। इस हवाले से यह भी कहना है कि बैंक अकाउंट के डिक्लेयर होने या ना होने की तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी तशरीह के मुताबिक करनी है, और खातेदारों का जो मालूमात है जो भी बैंक होता है वो अपने तरीके से फराहम करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमें सारे मामले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे, मुल्क में मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल हो गया है और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से कोयटा, कोहाट, बन्नू, DI खान डिवीजन, मालाकंड, हजारा, पिशावर, मर्दान, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान समेत कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान मालाकंड डिवीजन में सवाद, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपर दीर, हजारा डिवीजन, मरी और गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान है। इसके साथ ही पब्लिक न्यूज रूम से अब तक इतना ही। रमशा कमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।